ओके, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने वो पढ़ लिया था, हाउ टू फाइंड द एज ऑफ रॉक और अर्थ। दूसरा, हाउ टू फाइंड एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक ट्रीज, प्लांट्स एटसेट्रा। इनकी या डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, इन सब की एज कैसे निकालते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया था। क्वेश्चन मैंने बता दिया था। जैसे ये अगर मैं बात करूं कार्बन डेटिंग की, लास्ट जो हम कर रहे थे उसके मैंने क्वेश्चन भी एक आध एग्जांपल डिस्कस किए थे। कार्बन 14 डेटिंग विच वाज एक्यूरेट अप टू 30,000 ईयर्स, इतने ईयर्स तक ये एक्यूरेट था, और इसके थ्रू हम एज ऑफ डेड प्लांट वगैरह निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार हल्का सा थ्योरी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया है। इसमें कार्बन 14 की टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ जो होती है इसकी, वो 5770 ईयर्स होती है। 5770 ईयर्स होती है हाफ लाइफ इसकी। अब डेड प्लांट की एज कैसे निकालते हैं, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाती है कार्बन 14 वाली। और ये C14 एक्चुअल में मिलता कहाँ से है, जब कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन जो कि अपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, एज सून एज इट स्ट्राइक्स दिस नाइट्रोजन एटम, ये जैसे ही नाइट्रोजन को स्ट्राइक करता है तो मिलता है 6C14 प्लस बचा हुआ क्या है यहाँ पे 1H1 प्लस 1H1, ये मिल जाता है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन जो है ये कंबाइन करता है हमारा, और इसको ये डिकम्पोज भी कैसे करता है, रेडियो एक्टिवली डिकम्पोज करता है, गिविंग क्या दे देगा, 7N14 दे देगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कुछ ऐसे डिकम्पोज करता है ये, इस तरीके से। और C14 जो है ये कंबाइन कर जाता है O2 के साथ, फॉर्मिंग CO2, ये बन जाता है। अब प्लांट जब इनहेल करेंगे CO2 को, तो उस CO2 के अंदर ये वाली CO2 भी होगी। इनिशियली जब प्लांट्स लाइव हैं तो वो इसको इनहेल भी करेंगे, एक्सहेल भी, इसको यूज कर लेंगे, जितना आएगा उतना कंज्यूम हो जाएगा, इस टाइप से होगा कुछ। तो इसलिए इनिशियली रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन 12 टू कार्बन 14 की, इसके रेशियो की बात करूं तो ये कार्बन 12 10:12 के आसपास रेशियो होता है। ये इनिशियल रेशियो होता है इसका, टिल प्लांट्स आर लाइव। जब लाइव है तो ये रेशियो है। तो अब जैसे ही प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो उस केस में कुछ टाइम के बाद अगर हम चेक करेंगे उसके अंदर कार्बन 14 जो है, ये तो जो नॉर्मल जो कार्बन CO2 था वो खत्म हो चुका है पूरा, वो यूज हो चुका है, वो रेज एमिट नहीं करता। रेज एमिट कौन करता है, कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव है। तो ये रेज एमिट करेगा, तो हम उस इंस्टेंट पे जब हमें इसकी एज पता करनी है, उस इंस्टेंट पे हम कार्बन 14 टू कार्बन 12 का रेशियो पता कर सकते हैं। ये रेशियो अगर हमें पता है एट टाइम t0 हमें पता है, t=0 पे ये रेशियो हमारा 10⁻⁻12 के ऑर्डर का होगा। ये बहुत कम होगा कार्बन 14 डेटिंग जो है। और इस इंस्टेंट पे हमें रेशियो पता लग जाएगा, तो उसके बाद हम इसकी एज निकाल सकते हैं। कैसे, 2.303/k, के हमारा निकल जाएगा टी हाफ से हमारा के निकल जाएगा। और लॉग ऑफ इनिशियल रेशियो, इसका इनिशियल रेशियो यानी 10⁻12 अपॉन में फाइनल रेशियो, जो हमें उस इंस्टेंट में पता लगेगा। फाइनल रेशियो यानी कार्बन फाइनल रेशियो लिख रहा हूँ, इसी का फाइनल रेशियो। तो के की वैल्यू टी हाफ से निकल जाएगी, उससे एज ऑफ प्लांट निकल जाएगी, और एक्यूरेट होती है अप टू 30,000 ईयर्स। अप टू 30,000 ईयर्स ये एक्यूरेट होती है। तो दिस इज कार्बन 14 डेटिंग। कंसेप्ट मैंने दिखा दिया। इंपॉर्टेंट क्या पेपर में जो आएगा, न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना जरूर। हाउ दिस कार्बन 14 is formed in the upper atmosphere. It is formed when this cosmic ray neutron, when this neutron strikes the नाइट्रोजन 14 एटम, इस 14 एटम को स्ट्राइक करेगा। व्हेन कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स दिस नाइट्रोजन एटम, देन दिस कार्बन 14 इज फॉर्म्ड अलोंग विद दिस प्रोटॉन 1H1। तो ये पढ़ लेंगे, कार्बन 14 डेटिंग है। इसका हिंट मैंने न्यूमेरिकल का हिंट दे दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा इसका। हाफ लाइफ बता दी है, और एज ऑफ रॉक, एज ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं वो भी मैंने इसका बता दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नोट करेंगे इसमें। चलो एक बार टर्म थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अब ये सब फिजिक्स का ही काम है, अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब ये सारा फिजिक्स का काम है, हमारा केमिस्ट्री का काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं एक हिंट देता हूँ इसका, ताकि तुम फिजिक्स में पढ़ो तो तुम्हें आता हो पहले से। जैसे टर्म है न्यूक्लियर फिजन, बोर्ड के पेपर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आना। न्यूक्लियर फिजन, फिजन और फ्यूजन सबने सुना हुआ है। फिजन फ्यूज करना यानी कंबाइन करना, फिजन यानी बड़ा एटम ब्रेक करेगा। फिजन यानी बड़ा एटम, बड़ा न्यूक्लियाई जो है लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करेगा, है ना, बड़ा न्यूक्लियाई है। when a heavy nuclei breaks into lighter nuclei with the help of subatomic particles, enormous amount of energy is released. This is called as nuclear fission. बड़ा न्यूक्लियाई, जैसे एग्जांपल लें, सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल यूरेनियम 92 235 है, यहाँ 235 ले रहे हैं हम।
जैसे ही इस पे एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, जैसे ही इसमें न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो ये दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा, बेरियम में और क्रिप्टन में। बेरियम में और क्रिप्टन में टूट जाएगा ये। बेरियम का नंबर होता है 56, ये पता होगा सबको, और क्रिप्टन का 36। क्रिप्टन तो पता ही नोबेल गैस है, तो 36 होगा। मास चेक कर लेंगे, 141 और 92। 141 92, इसका मतलब कितने न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे? 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और साथ में बहुत सारी एनर्जी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट साथ में 200। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? एक को अननोन दे देंगे और तुम्हें कहेंगे फिलअप करो, या न्यूट्रॉन्स को अननोन दे देंगे, कहेंगे फिलअप करो। न्यूट्रॉन्स को अननोन दे देंगे और कहेंगे फिलअप करो उसका, थ्राइस ऑफ 0 and 1, इसको कहेंगे फिलअप करो। तो ये न्यूक्लियर फिजन है। ध्यान रखना, बड़ा न्यूक्लियाई जब ब्रेकअप होगा दो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर, बड़ा न्यूक्लियाई जब ब्रेकअप होगा दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। तो ये न्यूक्लियर फिजन है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये न्यूट्रॉन, ध्यान देना, अब ये जो न्यूट्रॉन, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई है, और ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये कंट्रोल हो सकती है। ये अनकंट्रोल्ड फिजन, ये क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन जो कहाँ पे होगी? कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन कहाँ पे होगी? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और अनकंट्रोल्ड, ये जो फेनोमेना है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का और आईआईटी मेंस का, एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा फेनोमेना होता है? तो वो होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन। सही ना? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बेस्ड है एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल। बड़ा न्यूक्लियाई टूटता है दो छोटे न्यूक्लियाइज में। अनकंट्रोल्ड होता है ये एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, न्यूक्लियर फिजन। कंट्रोल्ड कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ये कंट्रोल होता है। तो अभी 3 न्यूट्रॉन मिल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा जब स्ट्राइक करेंगे यूरेनियम 225 को, तो कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे? तब कितने न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे? 3 न्यूट्रॉन्स मिले थे। जब दोबारा स्ट्राइक करेंगे यूरेनियम को, तो कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे? बोलो कितने मिलेंगे? देखो, एक ने स्ट्राइक किया तो 3 न्यूट्रॉन्स मिले। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स, हाँ 9 मिल जाएंगे। अब ये 9 दोबारा स्ट्राइक करेंगे यूरेनियम को, जितने भी यूरेनियम एटम्स हो, ये 3 यूरेनियम चाहिए होंगे यहाँ पे, और मिलेंगे 9 मिलेंगे। 0 and 1, मैं लिख के नहीं दिखा रहा तुम्हें, लिखना तो बस बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे लिख देंगे इसको। ये 0 and 1 प्लस 0 and 1 प्लस 0 and 1, और कितने मिल जाएंगे टोटल? 3 इधर, 3 3 इधर मिलेंगे न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे। अब आगे कितने मिल जाएंगे? पहले एक था, एक से 3 हुए, 3 से 9 हुए, 9 से कितने हो जाएंगे अब? 27। तो ऐसे फाइनली पूछ सकते हैं कि 10 स्टेप्स के बाद कितने न्यूट्रॉन मिले, सही ना? 10 स्टेप्स के बाद कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये, सही ना? ये कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। एक ने स्ट्राइक किया तो 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 स्ट्राइक करेंगे अगले यूरेनियम एटम्स को, फिर दोबारा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंट्रोल्ड नहीं है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर। और बहुत सारी, एक स्टेप में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, तो ऐसे आगे जा जाके बहुत सारी एनर्जी मिल सकती है। इट इज अनकंट्रोल्ड इन एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में ये अनकंट्रोल्ड है। फेनोमेना यानी प्रिंसिपल उसका है न्यूक्लियर फिजन। फिजन समझ आ गया? बड़ा सिंपल वर्ड में क्या ध्यान रखना है? बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा छोटे न्यूक्लियाई में, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी विद द हेल्प ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल टूटता है। ये न्यूक्लियर फिजन है। ऐसे फ्यूजन ये तुम डिटेल में पढ़ोगे इसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह सब है तुम्हारे उसमें फिजिक्स में। अब हट गया तो पता नहीं मेरे को। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसका जो किसका बेस प्रिंसिपल है? हाइड्रोजन बॉम्ब का। हाइड्रोजन बॉम्ब। तो इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है? इसमें नाम से पता लग रहा है कि छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, कंबाइन टुगेदर या फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म another nuclei, and large amount of heat is evolved. 1h2 plus 1h2, 1h2 plus 1h2 क्या दे देगा? 2He4 प्लस हीट रिलीज हुई।
हीट रिलीज हुई से 14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हीट रिलीज हुई। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल मैंने ली। दूसरी एग्जांपल 1H2 + 1H3 ट्रीटियम ले लिया मैंने, तो मिल गया अगेन 2He4 + 0N1 और प्लस हीट रिलीज हुई, प्लस हीट रिलीज हुई। तो किसमें हीट रिलीज ज्यादा हो रही है, किसमें हीट रिलीज ज्यादा हो रही है, फिजन में कि फ्यूजन में? फिजन। फिजन में। ये आ रहा है ना। फिर भी ये तुम्हें सुना हुआ हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ज्यादा पावरफुल है कि एटॉमिक बॉम्ब? हाइड्रोजन। कौन सा बॉम्ब ज्यादा पावरफुल है? हाइड्रोजन। 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 ये सबने सुना हुआ है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल, सही ना। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है, ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई ना, ध्यान देंगे, इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितने मास से रिलीज हुई है? 2 और 2 4 से रिलीज हुई ना। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई कितने मास से रिलीज हुई? 4 से। तो एक बार चेक करते हैं, अगर 14/4 कितनी हुई एनर्जी? इतने ही मास से रिलीज हुई, 4 मास से रिलीज हुई कि नहीं, 4 AMU से। तो पर AMU कितनी एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे? 3.5। नहीं समझ आई बात? 3.5 रिलीज हुई ना। और ऐसे ही अगर फिजन में निकालो कितनी होगी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन बाय में अगर मैं 235 कर दूं उसको, ध्यान देना, बाय में मैं अगर इसको 235 करूं, 200 ये था, इसको बाय 235 मास था, ये कह रहे हैं तो कितनी हो जाएगी एनर्जी? कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? अब मान लो 0.9 के आसपास मिलियन इलेक्ट्रॉन, कम हुई, ज्यादा हुई? अब कम हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, ये पर हम क्या निकालते हैं, पर AMU। तो वो ज्यादा रिलीज किसमें होगी? हाइड्रोजन बॉम्ब में। हाइड्रोजन बॉम्ब में मच मोर पावरफुल, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है इसके अंदर, मच मोर पावरफुल देन एटॉमिक बॉम्ब। मतलब एक तुम्हें सबको पता सुना होगा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है जापान की जो फेमस सिटीज थी हिरोशिमा और नागासाकी, इन पे गिरा था और आज तक वहां पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सही ना। तो अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये तो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये इतना पावरफुल है कि अगर तुम्हें एक हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट करना है ना, तो एक एटॉमिक बॉम्ब को ब्लास्ट करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ब्लास्ट करने के लिए। तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन बॉम्ब। ये कौन से फेनोमेना पे बेस्ड है? फ्यूजन पे। ये फ्यूजन पे बेस्ड है और हाइड्रोजन बॉम्ब। और फिजन पे क्या बेस्ड है? एटॉमिक बॉम्ब। तुम्हें मैंने ना एक हिंट दे दिया सिर्फ, मेन जो है वो नहीं भूलना। फ्यूज करना मतलब कंबाइन करना, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे, हैवियर मतलब थर्ड न्यूक्लियाई बनाएंगे। और फिजन के अंदर बड़ा न्यूक्लियाई छोटे पार्टिकल्स की हेल्प से, जैसे न्यूट्रॉन की हेल्प से टूटेगा लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर और एनर्जी रिलीज करेगा। दोनों केस में एनर्जी रिलीज होगी। उसका क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया क्या बन सकता है। 1 से 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9 न्यूट्रॉन, 9 से 27 न्यूट्रॉन, 27 से ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरह से न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? रिलीज होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। ये थोड़ा सा हिंट दे दिया फिजन का और फ्यूजन का। फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे और फिजन में हैवियर न्यूक्लियाई टूटेगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। थोड़ा सा कंसेप्ट और दे रहा हूँ, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, फिजिक्स का ही पार्ट है ये भी। बाइंडिंग एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर। मैं तीनों टर्म लिख देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा ये तीनों से रिलेटेड आता है न्यूमेरिकल फिजिक्स में। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट आ गया, बाइंडिंग एनर्जी आ गया, और थर्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सही ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पहले तो ये बताएंगे कि इसमें बताओ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हो ना लेक्चर्स मेरे, और ये चैप्टर कैसा है जो तुम मेरे से पढ़ने के बाद एक बार जल्दी से रिवाइज किया, उसको मन में बोला, बोलो 10 बार इन चैप्टर्स को, तो तुम्हें याद हो जाएंगे। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ इन चैप्टर्स के लिए। जितना तुम इनको मन में बोलोगे, डेली डेली बोलो इनको, 10 मिनट लगेंगे पूरे चैप्टर बोलने में, तो ही याद होंगे। ऐसे वाले चैप्टर नहीं तो फिर बाद में करते रहोगे, नहीं 4 घंटे भी लगा दोगे तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये चैप्टर्स मन में बोलने वाले हैं, याद किया मन में बोला, सही ना। तो इस तरह से करना है इस चैप्टर को। अच्छा, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होते हैं पता सबको? न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। इसके हमें न्यूक्लियन से ही मतलब है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, आगे शेल से कोई मतलब नहीं है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या है? न्यूक्लियॉन्स। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ध्यान देंगे। बाइंडिंग एनर्जी ये मैं पहले भी बता चुका थोड़ा बहुत, है ना।
पहले अल्फा पार्टिकल जब बताया था मैंने, तब बताया हुआ है मास डिफेक्ट वगैरह, थोड़ा सा बताया हुआ मैंने पहले भी, तो एक बार दोबारा सुन लेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, जैसे अगर आयनेशन एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है बाइंड है किससे? न्यूक्लियस से। अब बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब कंबाइन करेंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। अलग करने के लिए या जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। समझे कि नहीं? अब बाइंडिंग एनर्जी ये, अब तुम्हें ये मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, जैसे अगर ये न्यूट्रॉन है, मान लिया मैंने, अगर दो एग्जांपल लिया मैंने, हीलियम का ले लिया एग्जांपल, हीलियम 2He4 होता है, हीलियम का न्यूक्लियस का एग्जांपल लिया, हीलियम के न्यूक्लियस का एग्जांपल लिया, इसमें सबको पता है कि 2 न्यूट्रॉन है इसके अंदर और 2 प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब इसमें जो हम मास निकालेंगे ना, वो मास होना जो चाहिए था वो आना चाहिए था 2 प्रोटॉन का मास, न्यूक्लियस इसके केस में क्या आएगा? 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, और न्यूक्लियस का जो हीलियम का न्यूक्लियाई है उसका मास 4 है, ये सेम आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये सेम आता नहीं है, थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा ये क्या आता है? कम आता है। ये क्या होगा? मास ऑफ, ध्यान देंगे ये क्या चीज है? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मास जो है थोड़ा सा कम आएगा, मास पूरा देता हूं, ये मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, लेकिन 0 नहीं आती, थोड़ी सी वैल्यू आती है इसमें, मतलब ये मैंने तुम्हें बताया ना एग्जांपल कि ये 0.002 AMU इस तरह से आती है वैल्यू, बहुत थोड़ी सी वैल्यू आती है, ये बहुत थोड़ी सी वैल्यू आती है, और वही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मास को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो सबको पता है आइंस्टाइन रिलेशन लगती है डेल्टा mc²। मास एक एनर्जी ही है, मास जो है एनर्जी है, कैसे? डेल्टा mc² के टर्म्स में जो आइंस्टाइन ने दिया था। अब 2 न्यूट्रॉन, ये एनर्जी एक्चुअल में आई कैसे है? एनर्जी जो रिलीज हो रही है आई कैसे है? 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, सबको पता है इन दोनों प्रोटॉन में क्या होगी? रिपल्शन होगी, दोनों प्रोटॉन में क्या होगी? रिपल्शन होगी, लेकिन अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर? बोलो, नहीं ध्यान किसी को भी। दक्ष बोल, अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होंगे इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ, न्यूक्लियर फोर्सेस, सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, आश्रय सही है। न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, दोनों प्रोटॉन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होगा, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव नहीं अट्रैक्टिव, इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। और मैंने तुम्हें बताया था शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो 100 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसलिए क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए मास कम हो गया होगा, ऐसा माना गया है, इसलिए मास क्या हो गया? कम हो गया होगा। डेल्टा एम क्या है? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इस तरह से बोले 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन ये बना रहे हैं 2He4 प्लस कुछ मास कम आया डेल्टा एम, ये है मास डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट है, समझिए कि नहीं? तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, मास ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द, न्यूक्लियस का मास क्या होगा? ये इट इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, mass of nucleus is less than the sum of the mass of the nucleons present in it. Some mass is lost, कुछ mass क्या हो जाता है? Lost हो जाता है and is converted into energy. Some mass is lost and is converted into energy during formation of nucleus and this is called as mass defect. इसे हम क्या बोलते हैं? Mass defect. तो ये mass defect है, और एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा ये कुछ हिंट है, ऐसा मानना है, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स, because of this attractive nuclear force which is greater as compared to electrostatic force of repulsion. तो ये अब एनर्जी में कैसे कम, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मास डिफेक्ट मैंने बता दिया यहाँ पे,
और बाइंडिंग तो ये एनर्जी मास आता क्यों है वो समझ नहीं। ये मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंटल है ये एक्सपेरिमेंटल है कि हम मेजर करते हैं तो ये ट्वाइस, ये अभी तक पता नहीं लगा किस तरह से कैसे आ रहा है मास, कहाँ से आ रहा है ये कुछ ऐसा पता नहीं लगा अभी। और मैंने बस एक हिंट दिया है कि ये मैंने क्या हिंट दिया इसमें, दोनों प्रोटॉन्स में, दोनों न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या हो रही है, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स। उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी तो उस वजह से क्या पता ये मास थोड़ा कम आया हो। ओके सर। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट जो है यहीं पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी डेल्टा एम की तुमने वैल्यू निकाली होगी और सी स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन में, मैंने तुम्हें बताया हुआ है इनटू क्या कर देते हैं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान है कि नहीं? ये वैल्यू ध्यान है कि नहीं? Yes, sir. ये प्रूफ करो। Yes. एक एमयू, हाँ एक एमयू के लिए अगर तुम एनर्जी निकालोगे इट विल बी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी एनर्जी। ये मैंने बताया था ना, एक एमयू के लिए 1 इंटू सी का स्क्वायर, 1 एमयू यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इतना kg इंटू सी स्क्वायर यानी 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। इसको करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड बाय कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19। इसको करना है मिलियन में तो डिवाइड बाय कर देंगे 10⁻6 से। तो सॉल्व करोगे तो 931.5 MeV आएगा। तो इसलिए एक एमयू के लिए इतनी एनर्जी, तो डेल्टा एम एमयू के लिए कितनी एनर्जी, दिस इनटू दिस। ये डायरेक्ट आ गई बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले बोला जाता था ऐसा कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, तुम सोच भी सकते हो कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा न्यूक्लियाई। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल क्या होगा न्यूक्लियाई। इसको मैं अगर इन जनरल लिखूं ना, मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियस है से न्यूक्लियस है पी मान लिया मैंने कोई न्यूक्लियस है, तो इसमें ए क्या है, इसमें मास इस न्यूक्लियस का, और जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो मास डिफेक्ट क्या होगा इसके अंदर, मास डिफेक्ट बताओ। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस है तो जेड इंटू इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स है, जेड इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ क्या आएगा, माइनस मास ऑफ पी, न्यूक्लियस ऑफ पी। ये डेल्टा एम आएगा, उसके बाद डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्लियर होगी बात? इन जनरल कैसे निकालना है, सबको समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में भी वैल्यू दी होंगी, जैसे दे दिया 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He4। अब बोलेगा डेल्टा एम निकालो उसमें, तो इसका भी मास दिया होगा तुम्हें, इसका जैसे मास दिया होगा 2.001, इसका दे दिया 2.001, इसका दे दिया से 4.0005, इस तरीके से। तो इससे तुम डेल्टा एम निकालोगे, दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा। डेल्टा एम आने के बाद डेल्टा एम सी स्क्वायर, फिर तो वैसे ही करना, समझ गए कि नहीं? फिर तो कर लोगे ना आगे न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल अगर ऐसे आता है तो इस तरह से करना है इस न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया डेल्टा एम कैसे निकालना है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली। अब पहले क्या मैंने बोला, पहले क्या मानते थे कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल। तो अब एक चीज देखी थी कि क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल यूरेनियम 238 लिया, सपोज यूरेनियम 238 लिया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आई से, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आई थी 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा लिया आयरन लिया 56, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आई चलो उसकी 500 के आसपास मान ली, 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ इतनी आई थी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज 490 के आसपास कुछ है इसकी एनर्जी आयरन की। तो अब बोला यहाँ से किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, whose nucleus is more stable। तो कोई भी देखते ही बोलेगा जिसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा है, इसमें एनर्जी रिलीज कितनी है 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें एनर्जी रिलीज कितनी है 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए,
यूरेनियम का न्यूक्लियस 92 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैंने एक लाइन तुम्हें बोली हुई है कि 83 के बाद, बिस्मिथ के बाद जितने भी न्यूक्लियाई हैं सब क्या हैं, 83 के बाद जितने भी न्यूक्लियाई हैं सब अनस्टेबल है, सब अनस्टेबल है। तो इसमें एक्चुअल में जो निकाला ना बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी तक नहीं है, मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला था, क्या निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर 1800 डिवाइड बाय क्या निकालेंगे 92, ये निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग, अप्रोक्सीमेटली बताना जल्दी से, कितनी वैल्यू आएगी ये, 238, सॉरी वो तो मास नंबर है, 238 ये निकालेंगे ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। So 7.56 around. 7.56 7.56 आ गई है, हाँ श्रेय सही है, 7.56 आ गई। उसके बाद दूसरे की निकाली आयरन वाले की, आयरन के केस में कितनी आ जाएगी, 8.9 something. 8.8 होती है लास्ट वैल्यू वैसे, तो वही अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 500 डिवाइड बाय 56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो पर न्यूक्लियन निकाल रहे हैं, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये सॉल्व करोगे तो 8.8 के आसपास मान लो कुछ आ गया, ये 8.8 आता है क्योंकि 490 के आसपास वैल्यू होती है, वो देख लेंगे एक बार। तो ये 8.8 आ गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और ये 7.56। और ये अब कौन सा स्टेबल आया, कौन सा स्टेबल आया, आयरन की यूरेनियम, चेक करो एक बार। Iron. आयरन Iron. ना, आयरन इज मोर स्टेबल, और आयरन होता भी स्टेबल है। अब मैं इसका कर्व बता रहा हूं तुम्हें, अब इसका कर्व देख लेंगे। ये 8.8 लास्ट होती है, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आयरन का जो न्यूक्लियाई है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका कर्व देखेंगे, चेक कर लेंगे एक बार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और नीचे आएगा एटॉमिक मास, नीचे क्या आएगा, एटॉमिक मास। तो इसको अगर मैं चेक करूं तो इस तरह से कर्व बनता कुछ, कुछ ऐसे जाता कर्व। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, और इंपॉर्टेंट कर्व बोलते हैं इसको बहुत ज्यादा। और इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होगा, चेक करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे क्या आएगा, बिल्कुल पीक पे क्या होगा, Iron. हाँ बिल्कुल पीक पे आयरन होगा, ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल पीक पे क्या होगा, यहाँ आयरन। और वैल्यू कितनी होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आती है वैल्यू। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं यूरेनियम की, यूरेनियम क्या था, 238 मास, ये तो बहुत ज्यादा, ये आयरन है यहाँ पे, एयर आयरन 56 है, ये 56 मास नंबर मान लो उसको, 56 मास नंबर। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जो पीक्स हैं यहाँ पे इवन वाले न्यूक्लियाई होंगे, जो पीक्स हैं यहाँ पे हमारे पास इवन वाले न्यूक्लियाई होंगे, जैसे हीलियम, यहाँ हीलियम होगा, हीलियम न्यूक्लियाई होगा, इसके पीक पे मान लिया कार्बन है, इस पे पीक पे ऑक्सीजन है। तो पीक पे इनकी बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा एक्सेप्शनल इंक्रीज आता है, ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं इवन वाले। मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है इवन ऑड थ्योरी के अंदर कि इवन वाले ज्यादा स्टेबल आएंगे एज कम्पेयर टू ऑड वाले। तो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन मान सकते हैं, सही ना, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये स्टेबल है। अब और नीचे यहाँ पे 1H2 के आसपास कुछ हो सकता है। यूरेनियम मानना मैंने यहाँ पे, यूरेनियम 238 होगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी थी अप्रोक्सीमेटली, कितनी वैल्यू थी, 7.5. 7.5 या 7.6 होती है वैल्यू इसकी। ये तो थोड़ा सा ना याद भी रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, 7.5 या 7.6 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, 7.5 या 7.6 के आसपास इसकी वैल्यू होती है यूरेनियम के लिए। तो ये अब ध्यान देंगे, अब जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, अब इस कर्व के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, Yes sir.
हाँ, आप ध्यान देंगे, अब पॉइंट्स हैं ये, जैसे फॉर ये बुक्स में एज इट इज पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ बुक्स के पॉइंट्स। तो अगर एटॉमिक मास 50 to 80 है, ए जो है हमारा 50 to 80 है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 to 80 के बीच में। 50 to 80 मास है तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है पर न्यूक्लियन, ये इतनी होती है। और इन न्यूक्लियाई को हम क्या मानते हैं? स्टेबल। इन न्यूक्लियाई को क्या मानते हैं हम? स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी ये ज्यादा मैक्सिमम है, सो दीज न्यूक्लियाइज आर स्टेबल। आर स्टेबल, पहला पॉइंट ये है। अब लेस देन 50 वाले क्या करेंगे? लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे एग्जांपल लिख देना। फॉर आयरन इट इज, एग्जांपल लिख दिया, फॉर आयरन इट इज मैक्सिमम कितनी होती है? 8.8 MeV। फॉर आयरन इट इज 8.8 MeV। आयरन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है 8.8 MeV। ये नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है ना, 8.8 MeV। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है आयरन के लिए। अब जो ए लेस देन आयरन तो मैक्सिमम स्टेबल आ गया, और फॉर ए लेस देन 50, ए लेस देन 50 है, उस केस में क्या होगा? इंक्रीज कर रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की डिक्रीज कर रही है? फॉर ए लेस देन 50, अगर ए लेस देन 50 है तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और शार्पली डिक्रीज कर रही है। बाइंडिंग एनर्जी ए लेस देन 50, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is decreasing sharply, is decreasing sharply। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियाई जो है, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, ये स्टेबल है अनस्टेबल है? ये वाले न्यूक्लियाई ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, सोचना नहीं इसमें, ये अनस्टेबल है। क्लियर? ये अनस्टेबल है। तो एक तो स्टेबिलिटी बढ़ाने का तरीका क्या था, मैंने पीछे बताया था। स्टेबिलिटी बढ़ाने का तरीका क्या है? एमिशन एमिट करेंगे। एक था N/P रेशियो, था कि नहीं? N/P रेशियो को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, याद आ गया कि नहीं? ये एक तो तरीका ये था स्टेबिलिटी बढ़ाने का, N/P रेशियो को इंक्रीज डिक्रीज करके। इंक्रीज करेंगे कैसे? अल्फा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इससे इंक्रीज करते थे। डिक्रीज किससे करते थे? बीटा एमिशन से। तो ए लेस देन 50 वाले में ये अनस्टेबल है, तो इधर हम कैसे ये वॉइस क्लियर है? Yes, sir. चलो एक बार देखना, देखो एक कर्व ये चल रहा था, कुछ ऐसे चल रहा था कर्व। तो इधर वाले न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, इधर वाले न्यूक्लियाई क्या है? अनस्टेबल है। इनका हमें इंक्रीज करना है, इसका हमें बॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज करनी है, टू आयरन के पास पहुंचानी है, आयरन के पास पहुंचानी है इसकी। तो उसके लिए क्या, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये ए, इसको इंक्रीज करना है। तो ये छोटे एटम, छोटे न्यूक्लियाई है, ये क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे कि फ्यूजन करेंगे? ये फ्यूजन करेंगे कि फ्यूजन करेंगे? थोड़ा फास्ट बोलेंगे, ये टॉपिक खत्म करना है। ये फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन। ऊपर पहुंचना है इनको। फ्यूजन क्या करेंगे? फ्यूजन कंबाइन करेंगे ना? नहीं समझाई बात? ये फ्यूज करेंगे तभी तो क्या हो, जैसे मान लो छोटे न्यूक्लियाई दो ले लिए मैंने, कोई भी दो छोटे न्यूक्लियाई ले लिया, हीलियम ले लिया और ले लिया से बेरिलियम। हीलियम बेरिलियम लेके कार्बन बनाना है, तो क्या बनाया मैंने? A + B मिलकर के क्या बन गया? C। स्टेबल न्यूक्लियाई तभी बनेगा स्टेबल। यहाँ पे ले लिया मैंने मास नंबर, अच्छा X + Y ले लेते हैं,
एक बार x प्लस वाई प्लस जेड ले लेते हैं। x प्लस वाई दो न्यूक्लियाई हैं, लाइटर न्यूक्लियाई, ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, फ्यूज करके जेड बना रहे हैं जो कि हैवियर न्यूक्लियाई है, जो कि क्या है हैवियर न्यूक्लियाई। ए का मास है, सपोज ए का मास है से 2 और बी का मास है 6, बी का मास 6 है, और जेड जो है जेड जो लिया मैंने से इसका मास है 8। अब इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये है, सपोज इसको मान लेता हूँ मैं 3, इसको मान लेता हूँ मैं 2, 3 ले लिया, 2 ले लिया और इसको ले लिया, इसको भी 3 ले लिया सपोज। तो इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई? टोटल बाइंडिंग यहाँ पे 6 आ गई। बाइंडिंग एनर्जी हमें चाहिए ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मास ये रहा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ गया, टोटल आ गया इसका कितना 18, और इधर टोटल कितना आया 8 × 3 24। बताओ अब ये कौन सा स्टेबल है? जेड स्टेबल है कि एक्स प्लस वाई मिलकर स्टेबल थे? जेड स्टेबल है कि एक्स प्लस वाई मिलकर स्टेबल थे? जेड। क्यों? ये ध्यान रखना, ये एनर्जी रिलीज है, नेगेटिव में है ये 18 एनर्जी रिलीज कर रहा है तो 24 एनर्जी रिलीज कर रहा है, मींस जेड बनने में 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए स्टेबल है। इसलिए क्या है ये स्टेबल, याद रहेगा ना। तो इसलिए ये वाले जो एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, ये कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, समझ गए कि नहीं। इसमें मैंने जैसे हीलियम और बेरिलियम को कंबाइन करके क्या बना दिया, कार्बन बना दिया, इस तरह से सोच सकते हैं। फिर ऐसे ही अगर मैं, हाँ सर वो आयरन के पास तो अभी भी नहीं पहुंचा। हाँ आयरन का मैं ये दक्ष में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं वो नहीं समझा रहा तेरे को भी, समझा कि नहीं है ये कि यहाँ फ्यूजन होगा। दक्ष समझ गया? सर हमने पहले उन्हें अनस्टेबल बोला था और बोला था कि आयरन के पास लेके जाना है। हाँ तो फिर तो मेरे को ना फ्यूज करा करके, अच्छा तू ये तो मैं 3 न्यूक्लियाई को फ्यूज करा लूंगा, वो नहीं, वो हम 3 को भी फ्यूज करा सकते हैं। इसके अंदर हमें मेन क्या करना है, इनकी एनर्जी बढ़ानी है, इसकी एनर्जी बढ़ानी है बस, और कुछ नहीं। मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसके हम फ्यूज कराकर इधर नीचे न्यूक्लियाई जो हैं इनको हम फ्यूज करा करके ऊपर पहुंचाएंगे ताकि एनर्जी बढ़ जाए, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज ज्यादा हो। ऐसे ही इधर वाला न्यूक्लियाई जो यूरेनियम है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्या करेंगे, फ्यूजन की फिजन, फिजन। हाँ इसमें फिजन करेंगे, इसमें बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा छोटे न्यूक्लियाई में। ये एक बार खुद ट्राई करना है, इसको एक बार लिख लेंगे जल्दी से, मैं बोल देता हूँ। ए गिव्स बी प्लस सी है, सपोज ए गिव्स बी प्लस सी है, ए का मास 100 और ये सपोज है 4852, 788 एनर्जी है। अब निकाल के देखना बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों की, और तुम्हें आ जाएगा कि बी और सी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अभी क्लास ज्वाइन करेंगे, समझ आएगा नहीं, ये 700 आएगा, ये 48 × 8 ये आ जाएगा 800 पूरा करने पर।